हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जो 17th बीपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए। और इस कड़ी में ये 23वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 22 लेक्चर किए हैं। जो लोग नए आए हैं वो 1 से 22 पहले देख लें, फिर 23वां लेक्चर देखें। और ये 23वें लेक्चर में हम लोग 67th बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई थी उसके पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और उसका भी ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन रिवीजन वगैरह के लिए यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के अंदर में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिस कारण से जो एटम होते हैं वो आपको न्यूट्रल होते हैं। तो पहला तो ये आपका ऑप्शन है। नाउ अब इसमें देखिए एटम में क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज जो आइटम होता है, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको, ठीक है, सो एटम में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आपको चार्ज जो है सो है ना। तो एटम के पास में नेट चार्ज नहीं होता है। एटम डज नॉट हैव नेट चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट आपसे क्वेश्चन इसमें जो आप लाइनिंग देखिए, इसमें क्या लिखा है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब ये कह रहा है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन हमारा चारों तरफ घूमता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है गलत, तो ये गलत हो गया। समझ में आ गया। एटम जो है उसकी जो है सो कोई नेट चार्ज नहीं होता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। बट इसमें ये बोल रहा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है सो न्यूक्लियस में होते हैं, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना। ये समझ गए। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास, ठीक है। तो ये सही है बिल्कुल। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, बिल्कुल सही है। आइसोटोप्स आर यूजफुल एज न्यूक्लियर फ्यूल इन मेडिकल फील्ड। और कार्बन डेटिंग में आइसोटोप का यूज होती है, कार्बन के आइसोटोप्स की। नाउ व्हाट इज आइसोटोप? अगर आपसे पूछेगा कि आइसोटोप्स क्या है, तो आइसोटोप्स होता है वैसे एटम जिसमें आपको एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं और मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा गलत में? ये आप समझ गए क्यों गलत हो गए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। क्लियर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है कि कॉटन इज सुटेबल फॉर यूज एज क्लॉथिंग इन समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। कॉटन का कपड़ा गर्मी में पहनने में ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज वो मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो जो पसीना होती है ना, स्वेट होती है, उसको जो है सो ईजिली आपको कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और एयर को, उसमें जो थ्रेड्स होते हैं ना, वो एयर को पास करने के लिए आपको आराम से देते हैं, जिससे कि है ना वुलन जो क्लॉथ हम लोग पहनते हैं उसमें एयर पास नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग गर्म रहते हैं, है ना। और कॉटन में जो थ्रेड्स होते हैं वो एकदम पतले पतले होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ईजिली जो है सो एयर पास कर सकता है। तो जब एयर पास करेगा तो स्वीट जो है सो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल ये पहला सही है, ठीक है। दूसरा है कि पॉलीकार्बोनेट यूज फॉर मेकिंग। सीडी बनाने में आपको पॉलीकार्बोनेट, बिल्कुल 99% जो होती है सीडी बनाने में वो पॉलीकार्बोनेटिक प्लास्टिक की यूज होती है, और 1% में जो होता है वो आपको एक्राइलिक प्लास्टिक और रिफ्लेक्टिंग मेटालिक लेयर वगैरह इसमें होती है। तीसरा है एक्राइलिक इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। एक्राइलिक को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है वो रेयॉन को बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन को बोलते हैं। इट्स नॉट ए एक्राइलिक, इट्स अ आर्टिफिशियल सिल्क, रेयॉन को बोलते हैं। सो एक्राइलिक इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द कॉटन बट हैज शाइन लाइक सिल्क, है ना। तो ये आपको वुड पल्प से आपको रेयॉन जो है सो मैन्युफैक्चर रीजनरेटेड होता है ना। ये सेल्यूलॉजिक फाइबर है ना, वुड पल्प से निकलती है। तो एक्राइलिक आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है? रेयॉन, ठीक है। तो गलत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद टेफ्लॉन यूज फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचन वेयर जो होती है, जो नहीं चिपकने वाली होती है, उसमें यूज होता है। सो पॉली टेट्राफ्लोरोइथेनिल जो होता है ये आपको
फ्लोरोपॉलीमर है ना, तो उसका नॉन स्टिक कोटिंग वगैरह जो किचन में यूज करते हैं उसमें आपको। और टेफ्लॉन इज ए ब्रांड ऑफ द PTFE पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे हैव द सेम हार्डनेस, दे हैव द सेम, पहले तो यही गलत हो गया, कौन सा सही पूछ रहा है। दे हैव द सेम हार्डनेस, ग्रेफाइट जो है सो कोमल होता है, डायमंड जो है सो बहुत हार्ड होता है। दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी गलत हो गया है ना। क्यों गलत हो गया, बिकॉज डायमंड ग्रेफाइट जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी ये है, ज़्यादा है, और डायमंड की ना है, कम के बराबर ना ही है ना। दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल, दोनों सेम केमिकल रिएक्शन से जाती है, और दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। सो नन ऑफ द एबव इज द आंसर। अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो यू कैन सी द डायमंड और ग्रेफाइट की क्रिस्टल, एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है सो दोनों एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट लिक्विफाइड, LPG का मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या है ना। तो मेजर अगर बात करेंगे तो ये ब्यूटोन है, बाकी इसमें इथेन और प्रोपेन भी होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाटर जो है पासेज फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स बाय ए फिजिकल प्रोसेस, पानी जो है मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है। वो डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, या ऑस्मोसिस होता है। तो रूट हेयर जो होते हैं, जो रूट हेयर होते हैं पेड़ में, है ना, वो वाटर को सॉइल से ले करके ऑस्मोसिस प्रोसेस से, है ना, वो सॉइल से जो वाटर लेती है वो फिर अपने भेजती है ना। तो आपको ये कहाँ से लेती है, ये आपको ऑस्मोसिस के प्रोसेस से लेती है ना। मतलब ऑस्मोसिस क्या हो गया कि वाटर मॉलिक्यूल जो है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होती है। ठीक है ना। तो अगर आप इसमें बात करें, ये आपको रूट है ना, और ये आपको सॉइल है। ठीक है, तो आपको अगर इसमें बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो होगा रूट में कम होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होगा। ठीक है, कम वाटर मॉलिक्यूल होगा, और सॉइल में क्या होगा, ज़्यादा होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑस्मोसिस से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले से आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपको रूट में चला जाता है। तो दिस इज द ऑस्मोसिस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद हेल्प, किस चीज़ की हेल्प करके बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट है उसको आपको जो है सो उपयोगी चीज़ में यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये होता है बायो रिमेडिएशन। क्या होता है, बायो रिमेडिएशन प्रोसेस। ना बायो रिमेडिएशन प्रोसेस क्या है, सो बायो रिमेडिएशन जो है बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हम लोग, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। किसकी यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब्स हो गया, इन सब का यूज करके आप क्या करते हैं, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उन सब को क्या करते हैं, वो हटा देते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो ये, और इससे जो है सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से आपको यूजफुल सब्सटेंस बना लेते हैं। सो द यूज क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। बायो रिमेडिएशन समझ गए हैं। ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो कॉन्टेमिनेंट्स हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया, टॉक्सिन हो गया, ये सब हटाते हैं वहाँ से। ठीक है। अगला है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए। क्यों ऐसा, इसलिए होता है कि रात के समय में ट्री जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है और ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है। ठीक है ना, क्लियर। तो आपको इशू हो सकती है। डे में क्या होता है, प्लांट जो है सो सनलाइट मिलती है तो करते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। और राइट में क्या होता है, रेस्पायर करती है ना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, रेस्पायर करती है, तो ऑक्सीजन को लेते हैं प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसीलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे ना सोएं। ठीक है। सो दो लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होगा वो कैसे सॉइल में उगते हैं, है ना। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होता है, ये आपको मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होता है जैसे कि वो आपको नाइट्रोजन जहाँ पे नहीं रहता है वो डिफिशिएंट सॉइल में होता है।
ठीक है ना। और जब नाइट्रोजन डिफिशिएंट है तो अब नाइट्रोजन मिलेगा कहाँ से इनको? सो नाइट्रोजन इनको मिलता है इंसेक्ट से, इंसेक्ट से इनको नाइट्रोजन मिलता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन मिलेगा कहाँ से? इट्स अ इंसेक्ट, ठीक है। तो नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में इंसेक्टिवोरस प्लांट होती है और कीटभक्षी नाम से ना इंसेक्ट से उसको नाइट्रोजन मिलती है, सॉइल से नहीं मिलती है, इंसेक्ट से मिलती है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर। ये अब इसमें क्या होगा, कोई कीड़ा चला गया, ये फिर लिड बंद हो जाती है और उससे इसको नाइट्रोजन मिलती है। सो दिस इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। अगला है कि स्टेम ऑफ ए प्लांट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज ऑल्सो हेल्प मी। पौधे का जो तना होता है वो उसका क्या फ़ायदा होता है? वो फूड को स्टोर करता है, आप देख सकते हैं गन्ना वगैरह, है ना। शेपिंग द प्लांट, प्लांट को शेप भी करता है। जो तना होता है भोजन के भंडारण में भी हेल्प करता है, पौधे को आकार देने में भी हेल्प करता है। देन आपको प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करता है ना। तो मोर देन वन ऑफ द एबव होता है, ठीक है ना। और स्टेम जो है सो वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को रूट से भी आप ऊपर लेके जाता है ना, लीफ पत्ते, हर पत्ते तक पहुंचाता है, ठीक है ना। क्लियर? तो ये आपको सारी की सारी आपकी आंसर हो जाएगी, मोर देन वन ऑफ द एबव। तना का क्या यूज है ये आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफ्यूजन में ब्लड मस्ट बी, इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इसमें कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चीज़ें चेक की जाती है कि दोनों के ब्लड सेम होने चाहिए। सो कह रहा है कि अगर ट्रांसफ्यूजन में ब्लड जो है सो ब्लड टाइप तो सेम ही होना चाहिए ना। ब्लड टाइप क्या क्या है? ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, ए बी हो गया ना। इसके बाद RH फैक्टर भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। सो RH फैक्टर क्या होता है? तो RH में RH में जो है सो दो चीज़ें होती है ना। ये इसको RH को बोलते हैं रेसस फैक्टर। ये एक प्रोटीन है ना, वो आपको रेड ब्लड सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं। सो देयर इज अ RH, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव। जैसे आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। तो ए बी ओ जो है, ए बी ओ ए बी जो है, ये ब्लड टाइप है और प्लस माइनस जो है RH फैक्टर है, रेसस फैक्टर। ये आपको रेड ब्लड सेल पे पाया जाता है और ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। क्लियर? अब देखिए जिसका RH पॉजिटिव है, समझिए आराम से, जिसकी RH पॉजिटिव है वो ब्लड जो है सो ब्लड ले सकता है RH पॉजिटिव वाला से भी और निगेटिव वाले से भी। समझ में आ गया? पॉजिटिव RH पॉजिटिव वाले से भी, RH निगेटिव वाले से, मतलब ब्लड तो सेम ही होनी चाहिए। पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला से लिख सकता है। और जिसकी RH निगेटिव है, ठीक है ना, वो सिर्फ RH ब्लड ले सकता है जिसके RH निगेटिव ही हो। सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि एक पेशेंट ये है, पेशेंट 1 है और ये पेशेंट है, मतलब एक तो एक्सेप्टर है, एक डोनर है। तो ये रिसीविंग वाला है, ये डोनर वाला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि जो रिसीविंग वाला है उसका ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब ये किससे किससे ले सकता है, समझिए पहले बात। तो सर अगर ए पॉजिटिव है तो इसको तो ए वाला ही चाहिए, पहला चीज़ तो ये है। बिल्कुल आपको जो मैंने अभी तक बताया उसमें कि ब्लड टाइप तो सेम ही चाहिए, तो ए चाहिए। और मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव इसकी RH फैक्टर कितनी पॉजिटिव, तो जब RH फैक्टर पॉजिटिव है तो ये ए प्लस से भी ले सकता है और ए माइनस से भी ले सकता है। समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ पे जो भी तुम कर लो, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, जो भी करना है वो कीजिए। बट अगर ये इनका ए निगेटिव होता तो ये आपको रिसीव कर सकता है। कौन डोनर हो सकता है? सिर्फ ए निगेटिव वाले डोनर होंगे। अभी तक इतना आपको समझ में रखना है। हाँ, कुछ लोगों के कीड़े जग रहे होंगे कि ओ वाला का बताया नहीं सर, आराम से रुकिए आप, ठीक है। समझ में आया? अब तो यहां तक तो सर समझ में आ गया कि पॉजिटिव वाला होगा तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों से ले सकता है, ब्लड टाइप सेम होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और निगेटिव वाला होगा तो सिर्फ निगेटिव से ले सकता है। सर बहुत आसान है, आराम से समझ गए कि सर इसका मतलब ए माइनस वाला ए माइनस से ले सकता है, ठीक है, डोनर रिसिवेंट। फिर आपको बी माइनस वाला बी माइनस से ले सकता है,
सर ओ माइनस वाला ओ माइनस से ले सकता है, ए बी माइनस वाला ए बी माइनस से मिल सकता है। यहाँ तक तो सर समझ में आ गई। और सर ये भी आपने बता दिया कि अगर रिसिपिटेंट जो लेने वाला है और डी डोनर है, अगर ए प्लस है तो ये ए प्लस ए माइनस से ले सकता है, बी प्लस है तो बी प्लस बी माइनस वाले से भी ले सकता, दोनों से किससे ले सकता है, ओ प्लस है अगर तो ओ प्लस और ओ माइनस से ले सकता है, ए बी प्लस है तो ये ए बी प्लस और ए बी माइनस से ले सकता है। यहाँ तक तो आपने जितना समझा है उसमें हमको समझ में आ गया। अब हमको एक चीज़ और आप बताते हैं, ए प्लस वाले जो है ये आपको ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से भी ले सकते हैं, बी प्लस वाले जो है ये ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से भी ले सकते हैं, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव वाले सबसे ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं, एवरीवन, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, ए निगेटिव हो, बी निगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ निगेटिव हो, ए बी प्लस एवरीवन। तो याद क्या रखेंगे, एक ए बी प्लस जो किसी से भी ले सकता है, रिसीव एवरीवन से रिसीव कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है ना, समझ में आ गया, एवरीवन से रिसीव कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। अगेन इसमें जाइएगा, सर ए निगेटिव ओ निगेटिव बी निगेटिव ओ निगेटिव ए बी निगेटिव, अगेन ए निगेटिव बी निगेटिव ओ निगेटिव। समझ में आया। इसमें प्लस नहीं होंगे क्योंकि ये सारे निगेटिव वाले ही होंगे, आर एच फैक्टर इसके निगेटिव ही होंगे, निगेटिव वाले के आर एच फैक्टर हमेशा निगेटिव ही होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एक भी नहीं आएगी। बट ओ निगेटिव देखिए, ए बी जो है किसी से भी रिसीव कर सकता है ए बी पॉजिटिव, और ओ निगेटिव किसी को भी दे सकता है, एवरीवन कैन गिव। तो दो चीज़ें याद रखे हैं इसमें से, ए बी प्लस जो है वो किसी से भी ले सकता है, ओ निगेटिव किसी को भी दे सकता है ब्लड, किसी को भी ब्लड दे सकता है ओ निगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है ना। ट्राई किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे होती है, हमने पहले भी बात किया है कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो ब्रेन में होती है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फेटस ऑफ नवम। गर्भ में भ्रूण के विकास की स्थिति को जानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा गाँव घर में, अल्ट्रासाउंड कराना है ना। सो प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड से आपको बेबी की जो है मदर्स के वॉम्ब में बेबी की इमेज बनाती है। सो ये अल्ट्रासोनिक वेव की यूज होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। अभी हमने बात किया था कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो किसी से भी रिसीव कर सकता है वो कौन है, ए बी। ए बी जो है सो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। ए बी हमने बता दिया कि ओ निगेटिव को किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, किसी को भी दे सकता है ए निगेटिव, और ए बी पॉजिटिव ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। हालांकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं लगाया है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव, आर एच फैक्टर इसमें नहीं लगाया है, बट ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निमोनिया जो है वो किस चीज़ का इन्फेक्शन है। सो निमोनिया जो है ये लंग्स का है, जो आपको बैक्टीरिया वायरस फंगी सबसे होती है। सो इट्स अ लंग का इन्फेक्शन है, ठीक है ना। आपको एयर सैक्स ऑफ योर लंग्स, ठीक है ना, और उसमें क्या होता है कि फ्लड और जो फ्लूड वगैरह पस वगैरह जो है सो लंग में चली जाती है, दैट इज द, ये आपको इस कारण से लंग में पस वगैरह हो जाती है तो उसी को न्यूमोनिया बोलते हैं। तो ये फेफड़ों का है आपको संक्रमण। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर। अब देखिए, मिरर दो तरह की होती है, आपको पता ही है। प्लेन मिरर को हम छोड़ देते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अवतल और उत्तल, ठीक है। तो ये उत्तल और ये अवतल, प्लेन जो हो जाएगा वो समतल हो जाएगा, कॉनकेव में अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण जो होता है वो आपको ऐसा होता है, ठीक है, और उत्तल जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है।
सो दिस इज द रिफ्लेक्ट। ओके, सो आप अगर इसको ठीक से समझेंगे तो मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ। ये हो गया कनकेव, है ना, और ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये आपको कनकेव और कन्वेक्स समझ गए आप। सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दिस इज द हार्ड सरफेस, और दिस इज द हार्ड सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे ये है उत्थल, है ना, उत्तल से उत्थल याद रख सकते हो आप। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पूछ रहा है, तो इसमें आंसर आपको दिया है। सो कौन सा ऐसा मिरर है जिसके सामने हम खड़ा होंगे तो हम अपना जैसा हमारा इमेज है उससे ज़्यादा बड़ा दिखेगा हमको। ठीक है, तो अगर कनकेव मिरर के पास में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका मैग्नीफाइड हो जाता है, मतलब बड़ा रूप दिखता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। सो कनकेव मिरर आंसर हो जाएगा। और कनकेव मिरर जो बनाते हैं मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, अपराइट सीधा, वर्चुअल, और ये इरेक्ट सीधा छोटा इमेज बनाती है, डिमिनिश्ड इमेज और वर्चुअल। रट्टा मार लेंगे। अगला है कि अ फैन प्रोड्यूसेज अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग द हॉट। गर्मी में पंखा से आपको आराम की अनुभूति होती है। क्या करता है, फैन सप्लाइज कूल एयर, फैन आपको कूल एयर सप्लाइज करती है, नहीं, फैन में कहाँ से सप्लाई होगी। आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, हमारी बॉडी जो है सो एयर में बहुत ज़्यादा हीट करती है, कोई रिलेशन नहीं है। एयर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, नहीं, जो हवा रहती है ना उसी को वो घुमाती है। सो आवर, ठीक है ना, परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, हमारा पसीना जो है सो तेजी से वाष्पित हो जाता है, जिससे हमको कूलिंग इफेक्ट पता चलता है। सो प्रेस्पायरेशन जो है वो बेसिकली क्या है, स्वेटिंग। ठीक है, तो हमारे स्किन के अंदर जो होती है, हमारे स्किन के अंदर होती है स्वेट ग्लैंड, जहाँ से आपको स्वेटिंग होती है और उससे प्रेस्पायरेशन होती है। और वहाँ पे आपको जैसे गर्मी में आपको पसीने आते हैं, और जब वो पसीने आते हैं तो इवेपरेट्स करते हैं, तो फैन जो है सो आप जिस जहाँ पे रहते हैं वहाँ के एयर को और तेज कर देता है। ठीक है ना, तो आपकी प्रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाती है, इवेपोरेशन, तो उससे आपको कूलिंग इफेक्ट होती है। ठीक है, वो पंखा हवा जनरेट नहीं करता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस कारण से हो रहा है, ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है। दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन उसको बोल सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किस प्रिंसिपल पे बने हुए हैं। दो तरह की बॉम्ब याद रखना, एक है हाइड्रोजन बॉम्ब और एक है एटॉमिक बॉम्ब। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। सो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ठीक है, किस पे बनती है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे। और एटॉमिक बम जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन पे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखना है, फिजन का मतलब होता है विखंडन, विखंडन, है ना, और फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संलयन। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन पे होता है, और एटॉमिक बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पे होता है। तो व्हाट इज द संलयन एंड व्हाट इज द, ये दो एटम मिल करके लार्ज एटम बनाता है, और बनने में जो एनर्जी होती है दैट इज अ फ्यूजन। और एक टूटता है, ब्रेक होता है, और तब एनर्जी, उससे ब्रेक होने से जो एनर्जी जुटती है तो उसको बोलते हैं, लार्ज एटम ब्रेक होकर के जो एनर्जी जनरेट होते हैं उसको बोलते हैं विखंडन। एक टूटता है दो में, तो फ्यूजन मतलब विखंडन और फ्यूजन मतलब संलयन। यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी जो है फ्यूजन और फ्यूजन दो तरह की होती है। वन इज द कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, अनकंट्रोल जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अगर हाइड्रोजन बम होगा तो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होगा ना, तभी तो नुकसान ज़्यादा होती है। सो दिस इज द अनकंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन। क्या होगा, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होगा। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फूड जो है सो कुकर में, प्रेशर कुकर में फूड बहुत खाना जल्दी से बन जाती है। फूड प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से बन जाती है, उसका क्या रीज़न है। तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, प्रेशर हाई होती है जिसके कारण वाटर जो है आपको
लो टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगता है। दूसरा है कि वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के कारण ये आपको हाई टेम्परेचर पे ये होता है। तीसरा है वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर ड्यू टू लो प्रेशर, प्रेशर लो के कारण आपको क्या होता है कि वाटर जो है सो लो टेम्परेचर पे हो जाता है, बॉयल होना लगता है। वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू लो प्रेशर के कारण हाई टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होना शुरू करता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का जो होता है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो है सो प्रेशर कुकर के अंदर में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। बाई बॉइलिंग पॉइंट जो है सो इंक्रीज किया जाता है प्रेशर कुकर के अंदर में बाई इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट, कैसे इंक्रीज करेंगे? बाई इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने से, तो इसीलिए फास्ट होती है कुकिंग, है ना। तो अब इसमें आंसर क्या होगा? कुकर में इतनी ज़्यादा प्रेशर होती तो हाई प्रेशर होती, तो लो प्रेशर वाले तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। सो ड्यू टू हाई प्रेशर वाटर जो है सो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होने लगता है, जिसके कारण फूड जो है सो जल्दी पक जाती है। तो ये सब क्वेश्चंस को हमको ध्यान रखना है ना। नहीं समझ में आए तो ज़्यादा रट्टा भी मार सकते हो आप, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर के डोर जो दरवाजे हैं वो कुछ घंटों के लिए खोल दोगे तो रूम की टेम्परेचर बढ़ेगी घटेगी? तो अगर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे तो टेम्परेचर जो है सो रेफ्रिजरेटर के अंदर बढ़ने लगेगी, है ना। तो ये आपको दरवाजे का होगा, है ना। तो वो जो है सो आपको, और जो रेफ्रिजरेटर के अंदर में थर्मोस्टेट रहता है वो चाहेगा इसको कूल करे। जैसे मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जब ओपन कर दोगे तो टेम्परेचर उसमें बढ़ने लगेगा। जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो कैसे भी थर्मोस्टेट क्या चाहेगा कि हम इसको फिर से कूल कर दें, तो मोटर चलेगा, है ना। तो मोटर तेज़ चलेगा, तो मोटर तेज चलेगा तो क्या होगा? हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो क्या होगा? रूम में इंक्रीज कर जाएगा। नहीं कुछ समझ में आ जाए तो आप याद रख लीजिए, दरवाजे अगर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो तापमान की वृद्धि हो जाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी जो है सो फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर ये बीकर से बाहर निकलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। देखिए, जब मान लीजिए कि ये बर्तन है, ठीक है, और बर्तन में अगर मान लीजिए कि हम कोई भी एक सॉलिड है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हम बर्फ़ का टुकड़ा इसमें डाल दिए, ठीक है। तो बर्फ़ का टुकड़ा जब डालेंगे तो ये सॉलिड है ना, सॉलिड जब इसमें डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो है सो ये इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका हाइट ऊपर चला जाएगा, ये जब नीचे जाएगा तो, लेकिन अगर इसमें तो पिघलने लगेगा, ये पिघलते 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 पिघलते, जैसे मान लीजिए कि अगर ये रखने पे ये आपको ऐसे है, ठीक है, तो इसके बाद जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो ये जब हम लोग बर्फ़ का टुकड़ा रखे हैं ना, उसी समय उतना स्पेस उतनी वॉल्यूम इन्होंने ले ली है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब हम आइस का पीस इसमें रखेंगे बीकर में जिसमें वाटर होगा, तो आपको कुछ पार्ट तो इसमें क्या होगा, ऐसे रहेगा ना। आप ये समझ लीजिए कि ये बीकर है, कुछ पार्ट दिखता रहेगा और कुछ पार्ट इसमें ढका रहेगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वॉल्यूम जो आइस का है वो वाटर से ज़्यादा है। तो जब मेल्ट होगा ये, ठीक है ना, तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, मेल्ट हो रहा है ना, ठीक है ना। और वाटर लेवल जो है सो वो सेम ही रहेगा, वाटर लेवल सेम ही रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया कि जो हमने जब रखा था तो उस समय जो सिचुएशन था तो वाटर लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आएगी, ठीक है। सो जल स्तर नहीं बदलेगा पूरा पिघलने के बाद भी, क्योंकि जिस समय हम रखे हैं उस समय जो आधे तो ये डूब जाएंगे और आधा ऊपर रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, बट वो ऐसा ही सेम मेंटेन रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही से मतलब मिला हुआ नहीं है। वोल्ट मीटर क्या करता है? आमीटर इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, ये आपसे पूछा है। सो ये आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आंसर ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है सो नहीं होगा, आंसर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगर पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में
जहाँ पे कोई घर्षण नहीं है ना, समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक, मतलब सेम ऊंचाई से तीनों चीज़ को गिराते हैं, तो क्या होगा, कौन पहले पहुँचेगा? पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुँचेगा, रबर की गेंद पहुँचेगा, लकड़ी की गेंद सबसे पहले पहुँचेगा, तीनों साथ होगा। अब एक बात समझिए, निर्वात है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सो नहीं, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें क्या होगा, नहीं होगा। और हमारा मैंने बात कर दिया कि जब वैक्यूम है तो रेजिस्टेंस तो जो है वो होगा ही नहीं, तो जब रेजिस्टेंस नहीं होगा, और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी अगर ये फॉलिंग फ्रीली बोल रहा है तो फॉलिंग फ्रीली का मतलब है कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। सो एक जो ग्रेविटी होगी वो सब, ग्रेविटी तो सबके लिए सेम ही होगी, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। सो देयर इज अ नो रेजिस्टेंस, ग्रेविटी जीरो नहीं होगा। एक्चुअली ग्रेविटी क्या होगा, दोनों में सब में एक जैसा होगा, समान ग्रेविटी होगी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर द फीदर ऑल्सो, रबर ऑल्सो, और वुडन वॉल के लिए भी सेम होगा। और फॉलिंग फ्रीली बोल रहा है, दैट मीन्स कि कोई अपोजिट फोर्स इसमें नहीं लग रहा है। तो मान लीजिए कि अगर अपोजिट फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो अगर आप सबके लिए ग्रेविटी सेम है, ठीक है ना, तो ये आपको सेम हाइट से, अगर हम लोग सेम हाइट से अगर गिरा रहे हैं तो तीनों जो है सो एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेगा, ठीक है ना, तीनों जो है सो एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेगा। क्लियर? सो ऑल द थ्री विल रीच एट द ग्राउंड सेम टाइम में, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो ये सुंदर रंग दिखती है। कभी आपने बुलबुला छोड़ा होगा, सोप फिल्म में जो आपको दिखते होंगे बुलबुले होते हैं ना, तो वो उसके बारे में, वो किस कारण से उसमें कलर दिखता है, तो वो किस कारण से होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। किस कलर से वो होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। नाउ डिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, पोलराइजेशन के कारण, इंटरफेरेंस के कारण, ठीक है ना। तो सोप फिल्म जो होता है उस पर जब वाटर में जब सनलाइट फॉल होता है तो आपको बहुत सारे उसमें कलर दिखते हैं। दैट कलर इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो ये बस आप याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा आप पीएचडी मत कीजिए, जस्ट रिमेंबर दिस, ये काम आपका चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मास नंबर क्या होता है। तो हम लोग बहुत बारी डिस्कस किया है कि मास नंबर जो होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं एटम, है ना, वो आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज अ मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन अ एटम इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन, सीमेंट के मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, हम लोगों ने बात किया है। देखिए लाइमस्टोन भी इसमें होती है, सिलिका भी होती है, देन आपको ऐश से भी बनती है सीमेंट, है ना। तो अगर मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो वी कैन से दैट कि लाइमस्टोन, या अगर सिर्फ एक की बात करेंगे तो लाइमस्टोन, और अगर इंग्रेडिएंट बात करेंगे तो इसमें सिलिका, क्ले वगैरह भी होती है, ठीक है ना, सल्फर वगैरह भी होती है इसमें, है ना। देख लीजिए आप, इसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया सल्फेट और भी चीज़ें इसमें होती है। तो मेन अगर बोलेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं सिलिका ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो होती है वो आपको लाइम होती है। सो हम वी कैन से दैट, अगर मेन पूछेगा तो ये, बाकी अगर आपसे पूछेगा तो इनमें से मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। आइसोटोप क्या है, अभी हमने बात किया था कि आइसोटोप जो होता है, तो आइसोटोप किसी एटम का होता है तो सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, एटॉमिक नंबर सेम होती है। सो और डिफर मीन मास नंबर अलग होता है। सो आइसोटोप का भी डिफाइन किया था हमने इसी सेट में। या आइसोटोप्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम होते हैं दो एटम के, और मास नंबर अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। एक हाइड्रोजन ड्यूट्रियम है जो भारी वाटर में आप देखे होंगे, हैवी वाटर में, और एक ट्रिटियम है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, मास नंबर जो है सो डिफर कर रहा है, और मास नंबर डिफर कर रहा है तो न्यूट्रॉन की नंबर भी डिफर कर रहा है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफर करेगा। समझ में आया? ये देख लीजिए आप। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस सब एक साथ रहता है, ठीक है ना, एक साथ। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट जो होती है सॉलिड लिक्विड में, दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड देखिए, वन इज द फ्रीजिंग पॉइंट, वन इज द मेल्टिंग पॉइंट। थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। ये मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड है मतलब मान लीजिए आइस है, उसको अगर लिक्विड बनने में, ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड में जो बनता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड टू द लिक्विड, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। एट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड जो है सो आपको सॉलिड बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब लिक्विड से अगर मान लीजिए कि गैस बन जाता है, लिक्विड से गैस बनता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, और ये बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड टू द गैस, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। और गैस से अगर लिक्विड बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कंडेंसन। समझ में आ गया या नहीं आया? और सॉलिड से अगर गैस बनता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन विधि होती है, सब्लाइम कर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, सॉलिड से लिक्विड बनता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड इज द मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड टू सॉलिड इज द फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड टू गैस इज द बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन भी बोलते हैं। गैस से लिक्विड होती है कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड होती है सब्लिमेशन, ये सब्लाइम करती है। नाउ देयर इज अ ट्रिपल पॉइंट की एक कॉन्सेप्ट है। तो ये तीन तो हो गई। ट्रिपल पॉइंट वैसा पॉइंट होती है, ऐसी टेम्परेचर और प्रेशर जहां पे तीनों फेज इक्विलिब्रियम में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तीनों। सो द आंसर इज ट्रिपल पॉइंट। नाउ यू कैन सी द अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का जो है कौन कौन अयस्क है? बॉक्साइट भी है एल्युमिनियम का। देन एक चीज़ आप इसमें याद रख सकते हैं कि जो कैल्साइट है, कैल्साइट जो है ये कार्बोनेट मिनरल है, CaCO3, ठीक है ना। और गैलेना जो है वो आपको PbS लेड सल्फाइड होती है, ये लेड की ओर है, ठीक है ना। और कैलामिन जो है ये जिंक का ओर है, ओर ऑफ जिंक है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का तो आपको पता ही होगा, जिंक का ओर है ZnCO3, ठीक है। और बॉक्साइट का फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो Al2O3 2H2O। बॉक्साइट एल्युमिनियम के और भी ओर है, जैसे है क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट है। देन एक और पूछता है कोरंडम, कोरंडम भी है, Al2O3 होती है, यही बॉक्साइट के ओर है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है बॉक्साइट। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज pH वैल्यू मोर देन 7? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज pH वैल्यू मोर देन 7? हम pH वैल्यू पे बहुत बार क्वेश्चन किए हैं कि ये 7 होता है, ये 0 से 7 और 7 से 14, इधर जितना जाएंगे उतनी बेसिक है, इधर जितना जाएंगे उधर उतनी एसिडिक है। ये जो होता है न्यूट्रल है, न्यूट्रल में वाटर होती है। तो आपसे पूछ रहा है 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? तो 7 से ज़्यादा जो होगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट डिड इंडिया बिगिंस 2-year टर्म ऑफ एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया मेंबर बना था? तो ये कौन से डेट से बना था? तो 1 जनवरी 2021 से बना था, 2 साल के लिए, 2021-22 में। सो 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक इंडिया मेंबर आपको नॉन परमानेंट मेंबर रहा था। अब आपको याद रखनी है, क्या क्या याद रखनी है सर? याद ये रखनी है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन है? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, देन आपको यूएसए है, ठीक है। तो इतना है 5 परमानेंट मेंबर। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर जनरल असेंबली से 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। नाउ इसमें 10 मेंबर जो होते हैं, 5 जो होते हैं वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट से चूज किए जाते हैं। 1 जो है सो ईस्ट यूरोपियन स्टेट से चूज किए जाते हैं। 2 लैटिन अमेरिका से और 2 वेस्टर्न यूरोपियन से और अदर स्टेट से किए जाते हैं। क्लियर? तो इंडिया अभी तक कितने बार हुए हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सो इंडिया अभी तक जो मेंबर बना है वो बना है 50-51 में, 67-68 में, 72-73 में, 77-78 में, है ना, 84-85 में, 91-92 में, 11-12 में और 21-22 में। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इंडिया अभी तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है। किस कोटे से बना होगा? अफ्रीकन एशियन कंट्री।
अफ्रीकन एशियन में, ठीक है ना, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अभी हाल में क्या हुआ है कि बने हैं, अभी हाल में न्यूली जो इलेक्टेड हुए हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा जान जाइए। सो न्यूली इलेक्टेड जो है सोमालिया अफ्रीकन ग्रुप से, पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप से, पनामा जो है सो लैटिन अमेरिका ग्रुप से एंड कैरेबियन ग्रुप से, और डेनमार्क एंड ग्रीस जो वेस्टर्न यूरोपियन अदर ग्रुप से आपका इनका हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, इनका टर्म 1 जनवरी 2025 से 31 2026 तक है। ये इसमें पाकिस्तान भी है। विच कंट्री एक्सपोर्टेड स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन इंडिया में कौन सी कंट्री लेके आया था? सो देखिए, ये कंट्री हमारी थी स्पुतनिक वी वैक्सीन, ये आपको मॉस्को रशिया के द्वारा है। इंडिया में 2 थी, वन इज द कोविशील्ड, अब तो शायद ये इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ नहीं बट फिर भी करके जाइएगा। कोवैक्सीन जो बनाई थी वो भारत बायोटेक ने बनाई थी और ये सीरम इंस्टीट्यूशन ने बनाई थी, ठीक है। जो बाइडेन जो है सो कब पदभार ग्रहण किया था अमेरिका के कैवें राष्ट्रपति? तो अब जो बाइडेन नहीं पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार 45वें राष्ट्रपति थे और अब 47वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं कमला हैरिस जी को हरा करके। अब ये क्वेश्चन और देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है, और कमला हैरिस किस पार्टी से थे? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, ठीक है। 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी बने हैं। तो ये रिसेंट का न्यूज़ आपको मैंने बता दिया। हु वाज द फॉरेन चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2021 का पूछा है। देखिए 2024 में कौन था ये याद रख लीजिए। 2024 में जो थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जी थे रिपब्लिक डे की परेड के गेस्ट। और 2025 में ये प्लानिंग चल रही है कि जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उनको बुलाया जाए। उनका नाम क्या है याद रखेंगे, प्राबो सुबियांतो। वैसे भी न्यू रिक्रूटमेंट है तो याद रख सकते हो आप, प्रबो सुबियांतो, ठीक है ना, इंडोनेशिया। इनको बुलाने की बात चल रही है रिपब्लिक डे में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द यूएन? यूनाइटेड नेशन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ये उस समय का जो रहा हो, अभी जो है वो है अरिंदम बागची। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के सेंसस के अनुसार से विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मोर वीमेन देन मेन? मतलब पूछ रहा है सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ अच्छा था? बिहार की सेक्स रेशियो 918 थी। सबसे ज़्यादा जो थी वो थी गोपालगंज के 1021, और सबसे खराब जो लोएस्ट सेक्स रेशियो था, मतलब 1000 मेन पे 1021 फीमेल, ठीक है। और सबसे कम जो थी वो थी मुंगेर की 1000 मेन पे 876 फीमेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक कब हुई थी? तो फर्स्ट सिटिंग बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो हुई थी, याद रखिए, पूरा डेट याद रखिए, 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। बांकीपुर में 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में पहला बैठक हुआ था बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अगला क्वेश्चन है कि रश्मि कुमारी बिहार की हैं, वो क्या है, ठीक है ना। तो रश्मि कुमारी जो है इंटरनेशनल कैरम चैंपियन बिहार से हैं और ये 1992 से ही खेल रही है। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड चैंपियन हुई थी। इनके पास वर्ल्ड टाइटल्स भी है और इनके पास 2-3 वर्ल्ड टाइटल्स है, 11 नेशनल टाइटल्स है और भी ऐड हुए होंगे। तो रश्मि कुमारी बिहार की जो है इंटरनेशनल कैरम के खिलाड़ी हैं, इतना याद रख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है, डिजिटल इंडिया अवार्ड ये आपको बिहार को दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो कुछ चीज़ें हम लोग डिजिटल इंडिया अवार्ड में कर देते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव के लिए मिलती है। सिंपल सी बात है इसमें कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है हर लेवल पे इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन लाती है तो उसको, अगर हम लोग बात करें कि 2022 की अवार्ड की बात करें, ठीक है ना, तो 2022 में किसको मिला है ये आप देख लीजिए। देखिए बिहार को मिला नहीं है। 2022 में 3 कैटेगरी है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन ई नैम को मिला है, डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल ई विवेचना ऐप को, माइन मित्रा को। मुझे नहीं लगता इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि बिहार में किसी को मिला नहीं है, सो नो नीड टू रिमेंबर, बट आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? में कितने शेड्यूल कास्ट है? अब देखिए बिहार के बारे में थोड़ी सी चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको। बिहार में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है
लगभग मुझे लगता है कि पूरे बिहार तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है यहाँ पे, अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो काम ही चल जाएगा। 9 है एडमिनिस्ट्रेटिव, बिहार के 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। कौन कौन है सर? कोशी है, दरभंगा है, सारण है, भागलपुर है, पटना है, तिरहुत है, मुंगेर है, मगध है, ठीक है, और पूर्णिया है। ये 9 डिवीज़न है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है वो डिस्ट्रिक्ट जो है 138 है। सब डिवीज़न जो है वो 101 है। ब्लॉक जो है वो 534 है। नंबर ऑफ पंचायत जो है वो 8406 है। विलेज जो है 45,103 विलेज है। पुलिस स्टेशन जो है 853 है। लोकसभा में मेंबर कितने हैं? 40 है। राज्यसभा में मेंबर कितने हैं? 16 है। शेड्यूल कास्ट लोकसभा में बिहार से कितने हैं? 6 है, ठीक है। विधानसभा मेंबर बिहार के कितने हैं? 243। लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर बिहार में कितने हैं? 75। शेड्यूल कास्ट के लिए कितना रिजर्व है? 38। 243 में से 38। अगर शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में बोलेंगे तो 6 सीटें। और शेड्यूल ट्राइब के लिए बिहार में कितने रिजर्व है? 2। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पूछेगा कितना रिजर्व है? टोटल 40। 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज 50% रिजर्वेशन टू विमेन इन पंचायत बॉडीज? बिहार में कौन से साल में विमेन को पंचायत बॉडीज में रिजर्वेशन 50% कर दिया गया था? 2005 में, 6 में, 9 में, 14 में? तो ये है 2006 में बिहार पहला स्टेट बना था जो आपको 50% रिजर्वेशन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित है? बिहार से झारखंड कब आया था? तो हम लोग बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है सो एग्जिस्ट में आया था। अगला क्वेश्चन है, द न्यू मिनिस्ट्री प्रपोज इन द, एक बिहार में 2020-21 के बजट के समय में एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, उसका क्या नाम है? तो ये नाम है स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। प्रपोज हुई है आपको बजट 2021-22 में, तो ये आपको ध्यान रखना है नई मिनिस्ट्री कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं? हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर कवर्ड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन इन बिहार? सो ह्यूमन डेवलपमेंट विकास सब मिशन में 7 डिपार्टमेंट है। कौन कौन डिपार्टमेंट है? हेल्थ, एजुकेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ आएगी? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर, बैकवर्ड वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 7 डिपार्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट विकास सब मिशन के अंतर्गत आते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से 2020 में शुरू किया गया है? सो गरीब कल्याण रोजगार अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्टार्ट किया गया था। तेलिहर विलेज है, क्या नाम है? तेलिहर विलेज है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। 20 जून 2020 को ये किया गया था। इसमें जितने भी माइग्रेंट वर्कर रिटर्निंग थे, रूरल सिटीजन थे, उनकी लाइवलीहुड को प्रोवाइड करने की बात की थी। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो लोग आए थे उसमें, तो बस इतना याद रखेंगे, है ना। इसमें क्या और ज़्यादा याद रख सकते हैं हम लोग। अगला है कि कोविशील्ड जो है द कोविड-19 वैक्सीन ऑफ इंडिया विच इज़ अप्रूव्ड बाय WHO। कोविड, अभी मैंने बात किया था कि कोविशील्ड जो है वो कौन बनाती थी? तो ये थे सीरम इंस्टीट्यूशन बनाते थे। भारत बायोटेक कौन सा बनाती थी? मैंने आपको बता दिया था, वो थे कोवैक्सीन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अटल सुरंग जो रोहतांग में, अटल सुरंग कहाँ है? रोहतांग, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उसकी लंबाई कितनी है? सो अटल सुरंग की लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है, ठीक है, 9.02 किलोमीटर। अगला है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो 2017 में जो जनरल बजट है उसी में रेलवे बजट पहले सेपरेट आती थी, तो उसको जो है सो आपको मिला दिया गया था, ठीक है, 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आई थी उसका क्या पर्पस है, ठीक है। क्या उसका पर्पस है कि बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा देना, बांग्लादेश के अवैध अप्रवासियों को हटा देना पर्पस है। टू आइडेंटिफाई जेन्यून इंडियन सिटीजन, जेन्यून कौन है वो पर्पस है। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बाय फॉरेनर्स, जो आपको विदेशियों के द्वारा घुसपैठ होगा उसकी जांच करना है। या अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक उत्पीड़ित है, जिनको आपको माइनॉरिटी ग्रुप जो है सो उत्पीड़ित है, उसके इसको नागरिकता प्रदान करना। तो बिल्कुल आपको जो सिटीजनशिप है वहाँ पे आपको दी गई है कि आपको जो हिंदू हैं, बुद्धिस्ट है, जैन, क्रिश्चियन, सिख एंड पारसी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो पीड़ित हैं
उनको आपको नागरिकता देने की बात में बात की गई थी। ठीक है, लेने की इसमें बात ही नहीं है। सिटीजनशिप मिलती है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है ना, बाय नेचुरलाइजेशन भी मिलती है। तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें देख सकते हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, सिख और पारसी को जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से है, ठीक है ना, तो अगर वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना भी एंट्री करते हैं तो उसको इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं मानेंगे। ठीक है, और 12 साल से उनका 7 साल कर दिया गया, 12 साल पीरियड से 7 साल कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो सेंट्रल विस्टा जो है सो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर के लिए नया आवास, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नया आवास, पीएमओ की नई बिल्डिंग, ये सब जो है सो सेंट्रल विस्टा में आती है। और ये आपको आईटी पार्क इन न्यू दिल्ली, तो ये आपको न्यू पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस एंड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। सो दिस इज नॉट अबाउट द कॉमर्शियल एरिया और रेसिडेंस फॉर ऑल मिनिस्टर्स, इट्स अ न्यू पार्लियामेंट। टाटा को मिला है प्रोजेक्ट, है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट। आपको बेस्ट होना है तो आपको वर्स्ट को अच्छी तरह से हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल pyq_pedia. There you can get the PDFs, few PDFs, questions daily and few discussions also. So again, thank you.